नमस्कार, मैं ज्योति निशाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया। भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि भोपाल के नगर निगम कार्यालय के बाहर इस अवार्ड की खुशियां मनाई गई। वहीं निगम अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी ने सफाई कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके नेता मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके देश के अंदर स्वच्छता के वातावरण को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि एक शहर दूसरे शहर से स्वच्छता जैसे विषय पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भोपाल ने देश में स्वच्छता में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये हम सब राजधानी वासियों के लिए भी गौरव का विषय है और जिन्होंने चाहे मौसम कैसा ही क्यों न रहा हो, पर हमारे स्वच्छता के काम में लगे रहे स्वच्छता के मित्रों ने अपनी सेवा पूरे समय निर्विघ्न देते रहे शहर की स्वच्छता के लिए। ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपके परिश्रम के कारण ही भोपाल स्वच्छता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और आने वाले समय में हम पहला स्थान भी हासिल करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायकों के चिंतन शिविर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि 2028 के चुनाव को लेकर चिंतन किया जाएगा। माड़ू में कांग्रेस विधायकों का शिविर आयोजित होगा। दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंतन शिविर में ऑनलाइन रहेंगे। वहीं शिविर में आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आगामी 21 और 22 तारीख को शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं उमंग सिघार ने कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस संगठन ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देश विदेश घूम रहे हैं, पर किसी भी तरह का निवेश नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे आपका प्रश्न दुरुस्त है कि ऐसे कई विषय है और जिसमें सरकार बजट नहीं देना चाहती या नाम के लिए सिर्फ आप परीक्षाएं आयोजित करते हैं, वो परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। तो ये और आपको बताना चाहूं कि नाम परिवर्तित बार बार किए जाते हैं स्कूलों के नाम। अभी मालूम पड़ा है कि सांदीपनि किया जा रहा है स्कूलों के नाम, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता नाम बदलने में, जो पूरे रिकॉर्ड में खर्च होगा, यहां से लेकर स्कूल तक के रिकॉर्ड में सरकार तक, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्या नाम बदलने से क्या वो वहां का स्कूल आपका मेरिट पे आएगा? बच्चों को पढ़ाओगे तो वो मेरिट पे वहां के स्कूल आएगा, ये एक्सीलेंट स्कूल बनेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। हिंदी माध्यम से पुस्तक छपवाए गए। अब मैं कह रहा हूं कि अब घोटाले बहुत है, तो छोटे मोटे आप घोटाले बता रहे हो, हजारों करोड़ के घोटाले। अभी आपकी जानकारी के लिए भी सिया के अंदर 400 कंपनियों को सिया की अनुमति दी गई। तो क्या कारण रहा? क्या चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं मीटिंग बुलाई? क्या नवनीत कोठारी ने क्यों परमिशन दी? क्यों श्रीमंत शुक्ला प्रमुख सचिव के कहने पे करी? नवनीत कोठारी और श्रीमंत शुक्ला के कार्यकाल की जांच होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वसूले गए उद्योगपतियों से, तो करीब 2 से 3 हजार करोड़ रुपए किसके पास गए? मुख्यमंत्री जी बताए, आपने नवनीत कोठारी को बिठाया, आपने श्रीमंत शुक्ल को बिठाया, आप बताएं ये पैसा कहां है? मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडला जिले के नैनपुर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासन की योजनाओं से वंचित हितग्राहियों की समस्या सुनी गई और मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर पीएचई मंत्री संपत्ति ओई के कलेक्टर
सोमेश मिश्रा समेत जिला भर के अधिकारी की उपस्थिति रही। शिविर में 250 से अधिक पौधारोपण किया गया और रेलवे सामुदायिक भवन के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। अधिकारियों ने 250 से अधिक जन शिकायतें प्राप्त की, जिनमें से 11 का मौके पर निराकरण किया गया। कार्यक्रम में नगर के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरित किए गए। ये शिविर शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास साबित हुआ। आप सभी जानते हैं प्रशासन आपके द्वार जिला प्रशासन का एक संवेदनशील पहलू है, जिसमें जिला प्रशासन अपनी पूरी जिला स्तरीय टीम के साथ जो हमारे सब डिविजन्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मंगलवार की जो जिला स्तरीय जन सुनवाई है उसमें सुदूर के लोग नहीं आ पाते और आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है तो कई बार आवागमन भी अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रशासन ने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि हम अपनी समस्त टीम को मंगलवार के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस पर लेके जाएं और यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करें। तो यहाँ की टीम ने ये भी प्रयास किया कि कुछ निराकरणों को हमने तत्काल कराया है, कुछ को हम लेके जा रहे हैं जिनको डीएल मार्क करेंगे और जो भी कार्यविधि रहेगी उसमें उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें माननीय मंत्री मैडम का भी सहयोग मिला है, उनके द्वारा भी शासन के प्रतिनिधि के रूप में इस जन सेवा शिविर में सहभागिता की गई है। और एक बार पुनः मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारा अनुरोध रहेगा कि जब भी इस तरह का कभी शिविर लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो सुदूर के लोग हैं जो अपनी समस्याओं के लिए नहीं आ सकते वो अपने निकट क्षेत्रों में आ जाएं। और आप सभी का मैं एक पुनः सहयोग इसमें भी चाहूंगा, क्योंकि नशा मुक्ति से पखवाड़ा चल रहा है और पुलिस प्रशासन सभी का ये पहल है कि अधिक से अधिक लोगों को नशे से दूर रखा जाए। इसमें आप सभी का भी सहयोग अपेक्षित है और कोई भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आम पब्लिक से जुड़ी हैं तो आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप डायरेक्ट भी हमें जो आपके विभिन्न ग्रुप हैं उनके माध्यम से दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उनका अधिक से अधिक निराकरण करने का प्रयास करें। आज यहाँ पे नैनपुर के इस पवित्र नगरी में हमारे प्रशासन और जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे प्रशासन आपके द्वार का ये कार्यक्रम आज नैनपुर नगर में रखा गया और 11 बजे से लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। सबसे पहले तो बता दूं कि हम लोगों ने 10 बजे मंडला से बस में निकले और मंडला से बस में चल करके 50 किलोमीटर पूरे प्रशासन और कलेक्टर, एसपी, सीओ और हमारे सभी विभाग के सम्मानित विभाग प्रमुख और हम लोग यहाँ पे नैनपुर पहुंचे और नैनपुर पहुंच करके 11 बजे से हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, जिसमें 2,500 से ज्यादा वृक्षारोपण हर स्कूलों में, हर संस्था में, हर आंगनवाड़ी में हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण हर क्षेत्र में किए। और इसके बाद यहाँ पे आकर के नैनपुर नगर में हम लोगों ने एक जन निवारण शिविर का आयोजन किए, जिसमें हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के और हर गांव से, चूंकि ये 74 हमारे ग्राम पंचायत हैं और नगर पालिका बड़ी है, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग आए और जिनकी जो समस्याएं थी वैसे हर विभाग की, जिसमें राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा थी, राजस्व विभाग की, पंचायत विभाग की, नगर पालिका की और बिजली विभाग की और कृषि विभाग की, ऐसे अलग अलग सभी विभागों की, महिला बाल विकास विभाग की और पशु विभाग की, ऐसे सभी विभागों के यहाँ पे जो समस्याएं आई उस समस्या में भी कम से कम 200-250 से ज्यादा आवेदन मिले और जिसके निराकरण त्वरित यहाँ पे हमारे 11 ऐसी समस्याएं थी जिसका तुरंत यहाँ पे निराकरण किए। बदनावर में कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक प्रतिनिधि नीलेश चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक भंवर सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में नीलेश चौधरी पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक कार्यालय बदनावर से पैदल मार्च निकालकर एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। वहीं सभी को संबोधित करते हुए विधायक भंवर सिंह शेखावत ने बढ़ते क्राइम पर सवाल उठाए और सभी को कहा कि न कांग्रेस सर्वोपरि है और न बीजेपी सर्वोपरि है। तो सिर्फ संविधान पिछले 6 माह में ये दूसरी बार है जब नीलेश के ऊपर हमला हुआ। क्राइम को रोकने की संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है।
ये नीलेश हमारा कार्यकर्ता है और नीलेश के ऊपर ये तीसरी बार आक्रमण हुआ है। इस प्रकार ये पुलिस के संज्ञान में है। ये जब मतदान हुआ विधानसभा का उस टाइम का झगड़ा था, इस बच्चे ने अवैध वोटिंग रुकवाई थी। जो लोगों ने इस पर हमला किया है ये सब अवैध मतदान करके राजवंश सिंह दत्ती गांव के लिए काम कर रहे थे और दत्ती गांव के लिए फर्जी वोटिंग करवा रहे थे। ये जब रुकवाया गया, सारा मतदान रुका उसका पोलिंग बूथ का, और उसके बाद में इन लोगों से दुश्मनी करके अभी तक उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने हमला किया, अभी फिर प्राणघातक हमला किया। अब उसकी जान पे आ गई। 7-8 लोगों ने मिलकर हमला किया है। आज पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के एसडीओपी को हमने यही ज्ञापन दिया है कि आपने पहले तो कल तक तो 307 भी लगाई नहीं इनके ऊपर। आज उन्होंने मान लिया कि नहीं ये वाकई प्राणघातक हमला है और 307 का मुकदमा दायर किया है। ये चुनाव के टाइम से अदावत निकालने की एक प्रक्रिया है। ये सब दत्ती गांव के लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया। भोपाल में सड़क के धंसने पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया सड़क पर ही गड्ढे के पास प्रदर्शन करने बैठ गए। बता दें कि हाल ही में भोपाल की सड़क पर गड्ढे को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा था, जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। वहीं एमपी नगर चौराहे के पास सड़क पर 10 फीट से बड़ा गड्ढा बना हुआ है और सड़क के नीचे पुराना नाला बह रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे वॉशिंगटन से भी अच्छी सड़कें हैं हमारी। ये है दिखावटी, बनावटी, सजावटी सरकार। जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। कहने वाले लोग आकर देख लें। 20 शहर में बैठे छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के, गाड़ियां निकल रही हैं। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कौन जिम्मेदार होता? ये सरकार सोई हुई है और फिर आरोप लगाती है विपक्ष पर कि जबरदस्ती बोलते हैं हमारे बारे में। ये है सच, सच्चाई। ये गड्ढा इतना विशाल का एक गड्ढा बता रहा है कि इसको जनता की बिल्कुल सुध नहीं है सरकार को। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मामला पंजीबद्ध कराया गया। कांग्रेस नेता देवेंद्र पाठक ने विधायक के खिलाफ ये परिवाद दायर की थी। मामला 18 जून 2024 का है, जब विधायक मेश्राम गढ़बाहरा पंचायत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सभा के दौरान विधायक ने देवेंद्र पाठक को चोर पाठक कहकर अपमानित किया था। इस पर कांग्रेस नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने इस मामले में विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डीपी सूत्राकर ने साक्ष्य और बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया। देवेंद्र पाठक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना प्रमाण के किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। देवसर विधायक हमारे मेश्राम जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारी क्षेत्र की जनता ने उनको चुनाव जिताया है, लेकिन लगता है कि विधायक जी को रीवा संभाग सीधी सिंगरौली के कल्चर का ठीक से ज्ञान भी नहीं है। हमारे रीवा संभाग और सीधी सिंगरौली की संस्कृति गंगा जमुना की तहजीब वाली है। विधायक जी अपने भाषा को ठीक से नहीं रख पाते। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई विधायक जी से नहीं थी। हमारे क्षेत्र में कोल कंपनी आ रही थी। पिछले 13 जून को यहाँ बैठक थी। उसमें पूरे क्षेत्र के लोगों ने जमीन के रेट को मांग किया था कलेक्टर के सामने कि 3 से 4 लाख रुपए जो रेट दिया जा रहा है वो बहुत कम है, कम से कम 40 लाख रुपए रेट दिया जाए। इस पर विधायक जी ने कहा कि बंधा देवरी कोल ब्लॉक की जमीन बंजर है और वो कंपनी आने से रेट बढ़ा है, वो जो रेट ठीक है। विधायक जी सीधे कंपनी का पक्ष लेने लगे। इसी बात को लेकर हमने जब जनता की आवाज उठाई, विधायक जी नाराज हुए और नाराज होकर हमारे खिलाफ टिप्पणी। नरसिंहपुर में जिले भर के अतिथि शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि 15 तारीख को सरकार द्वारा जारी आदेश में सभी को नियमित समय पर अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्हें ना तो छुट्टी की सुविधा मिलती है, न ही यात्रा भत्ता या मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कई शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जहां सफर में मवेशी से टकराने या दुर्घटना जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें स्थायी किया जाए और आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि वे शिक्षा व्यवस्था में बेहतर योगदान दे सके।
विगत 15 तारीख को शासन ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में आदेश जारी किया है कि ई अटेंडेंस 18 तारीख से नियमित अतिथि को लगाना पड़ेगी। स्कूल में इन होता है और जैसे ही आउट होगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि नियमित शिक्षकों या फिर नियमित कर्मचारियों के समान ना तो हमको कोई छुट्टी दी जाती, ना कोई सीएल की पात्रता, ना ईएल की है, ना महिलाओं को मातृत्व अवकाश, कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं है और ना मेडिकल की पात्रता है। और उस एवज में सरकार कह रही कि रोज अतिथि शिक्षक ये अटेंडेंस लगाएं। अतिथि शिक्षक 50 से 60 किलोमीटर दूर अपनी बाइक से जाता है। आप बताइए कि पॉसिबल कैसे है। और ना तो कई अतिथि हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं। जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो ये अटेंडेंस कैसे लगाए। सबसे मुख्य बात और एक मैं आपको बता दूं कि एक मंत्री जी ने अपने यहाँ के रोजगार सहायकों के लिए अभी 15 दिन पहले उन्होंने सभी प्रकार की अवकाश की पात्रता दी है। ये ई अटेंडेंस के विरोध में और जो बाकी सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलती परमानेंट शिक्षक के जैसे, उसके लिए दिया है हम लोगों ने कि हम बहुत दूरी पे जाते हैं और हम लोग की सैलरी भी बहुत कम है, इसलिए ये ज्ञापन दिया है आज हम लोग। क्या समस्याएं हो रही ई अटेंडेंस में? कई लोग बहुत दूरी पे है, 50-60 किलोमीटर भी है कि सड़क पर दुर्घटनाएं बहुत हैं, मवेशी भी मिलते हैं तो लेट हो जाते हैं, ये समस्या है। हम चाहते हैं कि हमें भी परमानेंट जैसी सुविधाएं और उतनी सैलरी दी जाए तो फिर हम इसका समर्थन। ओंकारेश्वर बस स्टैंड के पास पिछले 1 महीने से 4 मासूम बच्चे लावारिस हालत में घूमते हुए देखे जा रहे थे। भूख से बेहाल ये बच्चे दुकानों से कुछ मांगते लेकिन किसी ने मदद नहीं की। स्थानीय नागरिक विजय जैन ने नगर परिषद सीएमओ संजय गीते को इस बारे में सूचित किया, लेकिन सीएमओ ने इसमें अपना कार्यक्षेत्र न बताते हुए मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज नागरिक ने चाइल्ड लाइन और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। बाल आयोग अध्यक्ष के खंडवा दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों ने ये मामला आयोग तक पहुंचाया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने तुरंत बच्चों का रेस्क्यू कराया। बच्चों को पहले वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, बाद में किलकारी शिशु गृह खंडवा में सुरक्षित स्थानांतरित किया गया। हालांकि सीएमओ का कहना है कि ये उनका कार्य नहीं था, लेकिन प्रशासन पर सवाल बना हुआ है। शहर में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड है। यहाँ पर विगत 1 महीने पहले 4 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से 10 साल के बीच में है के माँ बाप छोड़कर चले गए। जब हम इन लोगों के लिए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अभी खंडवा प्रवास पर हैं, उनके पीए रोहित जी को सूचना दी गई थी। अब बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी शायद संज्ञान लेकर इन बच्चों का कहीं संरक्षण कर लेंगे। ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति के प्रदीप ठाकुर, आनंद वर्मा, ललित दुबे, घनश्याम महिल्या और मैं विजय जैन द्वारा इनकी विगत 3-4 दिन से सेवा सुसेवा कर रहे हैं। आज भी जब वो अब यहाँ आज बच्चों को देखने आए तो एक बुजुर्ग भी बहुत बुरी हालत में, जिसके ऊपर खूब मक्खियां बहुत फैला रही थी और बहुत दयनीय हालत में था। उसको सोल बेड भी हो चुके हैं। वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे घसीट रहे थे, चलते फिरते नहीं बन रहा था। उनको भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय गीते को कहकर उनको नहलाया धुलाया, उनको नए कपड़े पहनाकर यहाँ पे रखा गया है। अब हम जो जिला प्रशासन है, क्योंकि कोई भी सामाजिक संस्था हम रोज तो इतना इनका सेवा सुसेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिला प्रशासन से जो वाजिब सरकार के जो संगठन इस तरीके के काम करते हैं, सामाजिक विभाग जो हैं इनके, वो इनका संज्ञान में ले और उस बुजुर्ग की और इन मासूम बच्चों के संरक्षण में लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई हम अन्य और बुजुर्ग के स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था करें। मामला अनूपपुर जिले के बिजरी थाना अंतर्गत हुए चाकूबाजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें शहडोल के कुख्यात आरोपी ने शहडोल से चलकर बिजरी थाना क्षेत्र तक 2 जिलों के मध्य चाकू की नोक पर मोबाइल और बाइक लूटने का काम किया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर बिजरी थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक मोतियूर रहमान के निर्देशन में नाकेबंदी कर टीम के साथ 6 मोबाइल, 1 बाइक, 2 चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दिनांक 16/7/25 को पुलिस को जो है एक फरियादी अमन गुप्ता आगे सूचित किया कि उसका जो भाई है अरुण गुप्ता, उसका मोबाइल लूटा गया है और जब उसको लूटे हुए मोबाइल को लेने गए थे
तो जो संदिग्ध आरोपी थे 3 मोटरसाइकिल में सवार थे, उनके द्वारा जो है चाकू से उनके भाई किशन गुप्ता पे हमला किया गया है, जिससे उसको जो है बहुत गंभीर चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सूचना गंभीर प्रकृति की और लूट और हत्या के प्रयास का मामला था, तो तत्काल जो है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, जिन्होंने महनगढ़ और आपके अनूपपुर वाले जितने रास्ते हैं उनमें नाकेबंदी के लिए निर्देशित किया। तो अलग अलग टीम बना के हम लोगों द्वारा नाकेबंदी की गई और जो संदिग्धों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जो हमारा लूट की सामग्री थी और जिस चाकू से उसने वार किया था वो सारी चीज़ें पुलिस के द्वारा बरामद की गई। पूछताछ में और उनके पास अन्य जो है करीब 5 से 6 मोबाइल और मिले हमको। उनके बारे में जब पूछताछ किया गया और उनकी गाड़ी के बारे में जब पूछताछ किया गया तो ये मालूम पड़ा कि उनके द्वारा इसी तरह से 15 तारीख और 15-16 की दरमियानी रात के बीच में 3 से 4 लूट की घटनाएं की गई हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल और 2 और अन्य मोबाइल की भी लूट की गई है। फिर इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी हमके द्वारा निकाला गया है, तो ये मालूम पड़ा है कि ये जो आदतन अभ्यासी का अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर जो है कोतवाली शेड्यूल में भी मारपीट और लूट तथा हत्या के प्रयास के अन्य प्रकरण पंजीबद्ध हैं। तो इस तरह हम लोग के द्वारा जो है बिजली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 12 घंटे के अंदर जो हत्या के प्रयास के इस गंभीर प्रकरण का जो है खुलासा किया गया है। आरोपीगणों को जो है गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश। अमरवाड़ा में एकमात्र शासकीय आईटीआई शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्था में प्रभारी प्राचार्य की मनमानी के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में है। प्राचार्य आईटीआई में उपस्थित नाम मात्र रहते हैं। दूसरी ओर शिक्षा की कमी से छात्र शिक्षकों की मांग करते करते थक गए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। अमरवाड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर वाहन सुविधा न होने की वजह से छात्राएं संस्था नहीं पहुंच पाती। वहीं विद्युत की आपूर्ति निरंतर रहने से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा आदि विषयों पर विद्युत के बिना पढ़ाई संभव नहीं और छात्रावास खंडर में तब्दील हो गए हैं। वहीं केंद्र और राज्य की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अन्य तकनीकों के साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जानकारी होगी कि अमरवाड़ा में एकमात्र शासकीय आईटीआई है जो कि हरणबटा में स्थित है। वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है, जिससे वहाँ के छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। वहाँ के जो प्रचार है वो भी प्रभारी है और अपने मनमाने ढंग से संचालित कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का जो भविष्य अंधकार है। प्रचार नाम मात्र के वहाँ रहते हैं, बाहर से आना जाना करते हैं। दूसरी ओर शिक्षा की कमी से छात्रों को कई बार मांग करके थक गए हैं, लेकिन उन्हीं को सुनने वाला नहीं है। अमरवाड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ये आईटीआई है, जहां वाहन की सुविधा भी नहीं है। 1-2 बस चलती हैं। अगर बच्चे अमरवाड़ा आए तो किस हिसाब से जाएंगे? पैदल जाना उनको पड़ेगा। हाईवे से 4-5 किलोमीटर की दूरी में ये कॉलेज है, जहां पर विद्युत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की आती है। मात्र 4-5 घंटे वहाँ विद्युत मिलती है, जिससे कि कंप्यूटर में जो वैक्सीनेशन का जो काम करना है उस हिसाब से बच्चे किस प्रकार से वो काम करेंगे। विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा से वंचित है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी सभी नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही शासन प्रशासन के द्वारा आईटीआई में उचित व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा मरीजों को जूस और फलों का वितरण किया गया। कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के तहत दिन भर समाज सेवा का सिलसिला चलता रहा। भोपाल सेंट्रल ग्रुप इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि मां के आमंत्रण दिवस को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से कोलारावासियों और भोपालवासियों के साथ मिलकर मनाया गया। आम जनता के लिए इस अवसर पर कई नई घोषणाएं भी सेंट्रल ग्रुप ने की। सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा मध्य प्रदेश की समस्त शाखाओं पर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा परामर्श की सुविधा निःशुल्क कराई गई, जिनमें पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि समस्त प्रकार के हेल्थ केयर मरीजों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान कराई गई। इसके अलावा पैथोलॉजी पर 50% का डिस्काउंट और सभी प्रकार की दवाइयों पर 35% का डिस्काउंट भी दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।